भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ। अध्याय 1 आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने से पूर्व हम संक्षेप में देश और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के अंतर को समझेंगे। एक देश की अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी है। इसमें अपने अधिकार क्षेत्र में शांति, कानून और व्यवस्था तथा देश की प्रभुसत्ता बनाए रखना मूल रूप से अंतर्निहित है। बाह्य सुरक्षा एक्सटर्नल सिक्योरिटी से आंतरिक सुरक्षा कुछ मायनों में अलग है, क्योंकि विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना बाह्य सुरक्षा है। बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सेनाओं की होती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के कार्य क्षेत्र में आती है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा मदद प्रदान की जाती है। भारत में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्रमशः गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय का है। कई देशों में गृह मंत्रालय को आंतरिक मामलों का मंत्रालय भी कहा जाता है। खतरों का वर्गीकरण। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को 4 प्रकार के भीतियों से खतरा हो सकता है। पहला, आंतरिक, बाह्य, आंतरिक सहायता प्राप्त बाह्य, बाह्य सहायता प्राप्त आंतरिक। भारत की आंतरिक सुरक्षा के कौटिल्य द्वारा बताए गए उपयुक्त 4 प्रकार के खतरे हैं। बदलता बाह्य परिवेश भी हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में होने वाली घटनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसलिए आज के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में देश की सुरक्षा के आंतरिक अथवा बाह्य खतरे दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। उन्हें एक दूसरे से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 39 राज्यों को विखंडित किया गया था। इनमें से 5 राज्यों को विदेशी आक्रमणों के कारण विखंडित किया गया था, जबकि 34 राज्यों को अपनी आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में विफल रहने के कारण विखंडित किया गया था। इसने या तो उन राज्यों को संप्रभुता का नुकसान किया, उनका विखंडन किया, संवैधानिक तंत्र को ठप कर दिया, गृह युद्ध भड़काया, हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन कराया या सैन्य तख्ता पलट हुआ। इन विफलताओं के कई जटिल कारण थे, लेकिन उन सब राज्यों में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य मुद्दा सामान्य बात थी। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आंतरिक सुरक्षा का खतरा कई गुना बढ़ गया है। आंतरिक सुरक्षा की समस्या ने हमारे देश के विकास प्रगति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया है और यह अब सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2013 से सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा सिविल सर्विसमैन एग्जामिनेशन में आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी को एक अलग विषय के रूप में शामिल किया है। आंतरिक सुरक्षा के अवयव। आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव: देश की सीमाओं की अखंडता एवं आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण, देश में आंतरिक शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विधि का कानून और कानून के समक्ष एक रूपता, बिना भेदभाव के सभी को देश के कानून के अनुसार न्याय, भयभीत लोगों में भय से मुक्ति, संविधान द्वारा असंभावित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दर्शाता है, शांतिपूर्ण असहज अस्तित्व एवं सांप्रदायिक सद्भाव। आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं भी सामने आई। जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय के समय से ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। पूर्व स्वतंत्रता भारत के 2 राष्ट्रों में विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित हिंसा हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या पूर्वी राक्षस स्वतंत्रता के दौरान ही सक्रिय हो गए, जो भारत में दंगे के रूप में बार बार सामने आता रहा। एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में हमें आशा थी कि हम इन समस्याओं को समाधान कर लेंगे और राष्ट्र की नवनिर्माण और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे।
लेकिन देश के अलग अलग भागों में उभरी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं ने देश के विकास में बाधा उत्पन्न की है। भाषाई उपद्रवों, राज्यों को आपसी विवादों, धार्मिक और जातीय वैमनस्य इत्यादि कारणों से कई वर्षों से भारत की आंतरिक समस्याएं कई गुना बढ़ गई है। 1956 में भाषाई उपद्रवों के कारण देश को भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने को बाध्य होना पड़ा। मुख्य चुनौतियाँ, मेजर चैलेंजेस। पहला, भीतरी प्रदेश आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू। दूसरा, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद। तीसरा, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह। चौथा, वामपंथी उग्रवाद। पाँचवा, संगठित अपराध और आतंकवाद के साथ इनका गठजोड़। छठा, सांप्रदायिकता। सातवां, वर्ण और जातीय तनाव। आठवां, क्षेत्रवाद एवं अंतर्राज्य विवाद। नौवां, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा। 10वां, सीमा प्रबंधन। 11, तटीय सुरक्षा। 1950 के दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैली। 1954 में नागालैंड में अंगामी जापू फिजो ने विद्रोह का झंडा उठाया और बाद में यह विद्रोह मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों में भी फैल गया। 1960 के दशक के अंतिम चरण में नक्सलवाद के रूप में एक नई समस्या सामने आई। स्वतंत्रता के समय भारत एक अल्प विकसित देश था और हमने देश के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। विकास और तरक्की की जो प्रकृति हमने अपनाया वह समतामूलक और सर्वव्यापी विकास था, परंतु उस समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि हम गरीबी हटाने, बेरोजगारी की समस्या हल करने और देश के कई दूरस्थ क्षेत्रों का विकास करने में असफल रहे हैं। इस स्थिति का कई लोगों द्वारा गलत फायदा उठाया गया और माओवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ गई। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार भी किया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद सबसे बड़ा खतरा है। 1980 के दशक में पड़ोसी देश द्वारा आयोजित पंजाब का उग्रवाद देखने को मिला। पंजाब में उग्रवाद का बहुत ही घातक स्वरूप देखने को मिला। इस आंदोलन को चलाने के लिए पड़ोसी शत्रु देश से सहायता मिल रही थी। 1990 के दशक में कश्मीर में फिर से राष्ट्र विरोधी बाह्य ताकतों द्वारा समर्थित आतंकवाद का दौर प्रारंभ हुआ, जो कि पिछले एक दशक के दौरान पूरे देश में फैल चुका है। पिछले एक दशक में भारतीय मुजाहिदीन का उदय एक और खतरनाक घटना रही। अखिल भारतीय आतंकवाद का महत्व 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। इसके बाद केंद्र ने आतंक विरोधी तंत्र को शक्तिशाली करने के लिए कई ठोस कदम उठाने प्रारंभ किए। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों, माफियाओं संगठनों ने संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़ स्थापित कर इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को और बढ़ावा दिया है। इनका धन एकत्रित करने और काम करने का तरीका मुख्य रूप से हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हवाला देने, लेन देन, काले धन को वैध करने और देश के विभिन्न भागों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों को चलाना था। साइबर सुरक्षा हमारे लिए नवीनतम चुनौती है। हम साइबर युद्ध के निशाने पर हो सकते हैं। हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है पूरी तरह से साइबर पत्ती पर आधारित है, जिन्हें खतरा हो सकता है। साइबर हमले को रोकने के लिए अक्षमता हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। वर्ष 2013 में स्नोडेन खुलासे विकीलीक्स ने साइबर नेटवर्क के माध्यम से संभव जासूसी की सीमा को उजागर किया है। इंटरनेट और मोबाइल संचार से हुई अभूतपूर्व क्रांति से यह बात सामने आई है कि सामाजिक मीडिया दुष्प्रचार करने और हिंसा को हवा देने के लिए खतरनाक भूमिका निभा सकता है। वर्ष 2012 में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों को दक्षिण राज्यों से पलायन और वर्ष 2013 में मुजफ्फरपुर के जातीय दंगे ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कुछ समस्याओं में वृद्धि तेजी से बढ़ रही संचार प्रणालियों का दुष्परिणाम है। चूँकि युद्ध का परंपरागत तरीका मनचाहा नतीजा देने में सक्षम नहीं है, ऐसे में हमारे दुश्मन अन्य उपायों के जरिए अपने नापाक मंसूबों को पूरा करेंगे। वे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए नागरिक समाज को निशाना बनाएंगे और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांप्रदायिक खामियां का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक युद्ध
का उपयोग करते हुए अवधारणा की लड़ाइयों को मुहिम छेड़ देंगे। इसे चौथी पीढ़ी का युद्ध कहा जा सकता है, जहां स्वयं नागरिक समाजों से नए रंग रूट की भर्ती कर उनको नष्ट कर देने के लक्ष्य के साथ नागरिक समाज को ही युद्ध स्थल बनाया जाएगा। अब भूमि को जीतने के विचार के बजाय मनोवैज्ञानिक अभियानों के जरिए नागरिक समाजों और मन मस्तिष्क का नियंत्रण करना प्रमुख हो गया है। यह माना जाने लगा है कि जो नागरिक समुदायों पर प्रभुत्व जमा लेगा, अंततः वह ही दुनिया पर भी राज करेगा। दूसरी बड़ी समस्या है कि इन समूहों के पास अपना वैश्विक संजाल का होना है। इसके विपरीत भारतीय पुलिस को इसे लेकर काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ही नेटवर्किंग मामले में बहुत कठिनाई अनुभव करती है। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक कमजोर सीमा प्रबंधन विभिन्न सीमाओं से आतंकवादियों, अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ और हथियार और ड्रग्स और जाली मुद्रा की तस्करी में सहायक हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासियों के विरुद्ध घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह सुरक्षा की एक गंभीर समस्या है, जिसका अभी हमें संतोषजनक हल खोजना है, चाहे वह समाधान राजनीतिक हो या सामाजिक या फिर आर्थिक। हमारी सुरक्षा को लेकर कुछ गैर परंपरागत गैर सैन्य समस्याएं भी हो सकती है, जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी, ऊर्जा और पानी की कमी, खाद्यान्न सुरक्षा, संसाधनों की कमी, गरीबी, आर्थिक असमानताएं इत्यादि। परंतु इसे हम पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है। आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं को उत्तरदायी कारक हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं के विभिन्न ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ हैं। इनके बारे में विस्तार में आगामी अध्याय में चर्चा की गई है। हालांकि कुछ मूल कारण नीचे वर्णित हैं। पहला, शत्रु पड़ोसी। दूसरा, गरीबी। तीसरा, बेरोजगारी। चौथा, आसमान एवं संतुलित विकास। पाँचवा, अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई। छठा, प्रशासनिक मोर्चों पर विफलता या सुशासन का अभाव। सातवां, सांप्रदायिक वैमनस्य में वृद्धि। आठवां, जातिगत जागरूकता और जातीय तनाव में वृद्धि। नौवां, सांप्रदायिक, जातीय, भाषाई अन्य विभाजनकारी मापदंडों पर आधारित विवादास्पद राजनीति। 10वां, कठिन भूभाग वाली खुली सीमाएं। 11, कमजोर आपराधिक न्यायिक व्यवस्था। भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों, पुलिस एवं नेताओं के बीच साठगांठ, जिस कारण संगठित अपराधों का बेरोक-टोक होना। स्वतंत्रता के समय से ही पहले 3 कारक हमें विरासत में मिले। हम इन 3 मुद्दों को तो हल करने में असफल रहे ही हैं। दुर्भाग्य से कई नए मुद्दे भी इसमें शामिल हुए हैं, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्या कई गुना बढ़ गई है। उपयुक्त सूची में चौथे, पाँचवें और छठे कारक प्रशासनिक विफलताओं और 7वां, 8वां और 9वां दलगत राजनीति के कारण हो सकते हैं। अंतिम कारक के लिए शासकीय अक्षमता को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन कारकों के कारण प्रत्येक समस्या उभरकर सामने आई है। शत्रु पड़ोसी अथवा हित साधने के लिए हमारी आंतरिक स्थितियों का फायदा उठाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी भारत में हजारों तरीकों से खून खराबा करने की घोषित नीति है। आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत हमें उपयुक्त आंतरिक सुरक्षा सिद्धांतों की आवश्यकता है, जो कि निम्नलिखित व्यापक घटकों पर आधारित हो सकते हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शासन, पुलिस और सुरक्षा बल, आसूचना, केंद्र राज्य समन्वय, सीमा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा। पहला, राजनैतिक। सर्वप्रथम हमारे लिए चुनौती के स्वरूप जानना आवश्यक है कि वे अलगाववादी हैं, क्षेत्रीय हैं या कोई अन्य है। हमें इनके कारणों का विश्लेषण कर यह देखना होगा कि क्या मांगे संविधान के दायरे में है। सिद्धांत के तौर पर एक अलगाववादी आंदोलन को शक्ति के साथ समाप्त करना चाहिए। अलगाववादी तत्वों से निपटने के लिए हमारी नीति स्पष्ट एवं कानून कड़ा होना चाहिए। इसी तरह क्षेत्रीय आकांक्षाएं और जातीय मांगों को यथोचित नरम और सहानुभूतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक। देश के लिए खतरा बने कई आंदोलनों की पृष्ठभूमि में सामाजिक एवं आर्थिक कारक होते हैं। कई बार सामाजिक आर्थिक समस्याएं
असली होती है, जिनकी जड़ों में गरीबी, बेरोजगारी एवं विस्थापन है। हमें सामाजिक आर्थिक कारणों और शिकायतों को करारों का विश्लेषण कर जुड़े मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। समान वृद्धि और विकास हमारे संविधान की आत्मा है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है और कोई क्षेत्रीय असमानताएं नहीं हो। शासन कई बार सुशासन की कमी भी राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए वरदान साबित होती है। यह लोग कुप्रबंधन, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, दूरस्थ क्षेत्रों में शासन तंत्र की कमी तथा कानून का सही तरीके से लागू न होना आदि का भरपूर उपयोग करते हैं। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का पुनरुत्थान करने और कानून प्रवर्तन तंत्र की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्नत करने की आवश्यकता है। शासन सभी मोर्चों पर एक मुद्दा बन गया है, चाहे वह नागरिक प्रशासन हो या इलाके की पुलिस हो या पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली हो। शासन में सभी अवस्थाओं को नियंत्रित करना और दूर दराज के क्षेत्रों में सुशासन प्रदान करना तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना राज्यों का कर्तव्य है। नहीं तो दूर दराज के इलाकों का विकास होना लगभग असंभव होगा। चौथा, पुलिस और सुरक्षा बल। यह देखा गया है कि कई बार पुलिस अत्याचार के आरोप और लोगों की समस्याओं के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता पर मतभेद आंतरिक सुरक्षा की समस्या बढ़ाते हैं। इससे यह देखा गया है कि कई बार पुलिस और सुरक्षा बलों के विरुद्ध आंदोलन किए जाते हैं। सशस्त्र बलों की सुरक्षा बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम हटाने की मांग ऐसा ही एक उदाहरण है। पुलिस को संवेदनशील होने की आवश्यकता है और इसे जन सहयोगी बनाने की आवश्यकता है। हमें पुलिस विभाग में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवहारिक बन सके। स्थानीय हालात की समझ और क्षमताओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस में परस्पर समन्वय और सहयोग से आंतरिक सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की आवश्यकता है। पाँचवां, आसूचना। आसूचना आंतरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। हमें आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा खड़ा कर रहे हैं। अधिकतर मुख्य ऑपरेशन आसूचनाओं के आधार पर किए गए हैं। हमें समय से सचेत रहने, आसन खतरों को निष्क्रिय करने और आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए रक्षात्मक के साथ साथ आक्रामक आसूचना की भी आवश्यकता है। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं को इकट्ठा करने, उनका परस्पर मिलाप करने और फिर प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही के लिए नियमित संस्थागत ढांचे की भी आवश्यकता है। इस दिशा में मल्टी एजेंसी ने अच्छा कार्य करना शुरू किया है। छठा, केंद्र राज्य समन्वय। केंद्र राज्य के बीच समन्वय के अभाव में भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई समस्याओं को बढ़ाया है। आज सूचना से लेकर ऑपरेशन तक सभी जगह समन्वय की समस्या है। हमें एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की समस्याओं को सुलझा सके और सभी स्तरों पर आपसी सहयोग सुनिश्चित कर सके। सातवां, सीमा प्रबंधन। हमारे देश की लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी जमीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 7 पीओ के मुद्दे के कारण व्यवहारिक रूप से 6 देशों से लगती है। हम हमारी जमीन सीमाओं के 3 तरफ लगने वाले देशों चीन, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश के साथ युद्ध लड़ चुके हैं। पंजाब और कश्मीर की सीमाओं से घुसपैठ, बांग्लादेश से अवैध प्रवास और इंडो म्यांमार सीमाओं से हथियारों की तस्करी की समस्याओं से भी हम जूझ चुके हैं। कश्मीरी उग्रवादी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में शरण लेते हैं, जबकि उत्तर पूर्व में दहशतगर्द बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में शरण लेते हैं। इसलिए हमें आतंकवादियों की घुसपैठ, अवैध प्रवासन, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी आदि रोकने के लिए हमारी ज़मीनी सीमाओं को निगरानी प्रभावी रूप से करने के लिए आवश्यकता है। तटीय सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि नौसेना, तट रक्षक बल एवं तटीय पुलिस का रोल सुस्पष्ट और आपस में कार्य करने में सद्भाव और तालमेल होना चाहिए। 8वां, साइबर सुरक्षा। विकिलीक्स स्नोडन ने के खुलासे से स्पष्ट होता है कि भविष्य में युद्ध पारस्परिक
पारंपरिक नहीं होंगे, जो कि जल, थल और नभ में लड़े जाते हैं। वास्तव में यह माना जाता है कि 21वीं सदी में साइबर स्पेस ही युद्ध क्षेत्र होगा। इसलिए इस पहलू से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए ठोस सिद्धांत की आवश्यकता होगी। भारत ने अभी इस दिशा में कार्य करना आरंभ ही किया है। हमें इस पर बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हम कह सकें कि हमारे पास सुरक्षित साइबर स्पेस है। आगामी अध्यायों में हम आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भारत की बाह्य सुरक्षा मुख्य मुद्दे। हालांकि यह पुस्तक आंतरिक सुरक्षा के बारे में है, परंतु कई मुद्दे एक दूसरे पर निर्भर है। अभ्यर्थियों को बाह्य सुरक्षा मोर्चा से संबंध रखने वाले मुख्य मुद्दों के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। सीमा पार मुद्दों की प्रकृति जैसे संगठित अपराध और आतंकवाद, अनियंत्रित आप्रवास की चुनौतियों और समाज में मूलभूत परिवर्तन संगठित है, जिन्होंने बाह्य और आंतरिक सुरक्षा विभेद की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करता है। प्रथम, पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर, और द्वितीय, चीन से लगी सीमा पर। भारतीय सेना अध्यक्ष 2018 में कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चे पर चुनौतियां हैं। इससे आधे मोर्चे से सेनाध्यक्ष का तात्पर्य आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और छद्म युद्ध के मोर्चे से था। भारत का बाह्य सुरक्षा की चुनौतियां। पहला, पड़ोसी देशों से चुनौतियां। दूसरा, मध्य पूर्व की घटनाएं। तीसरा, समुद्री सुरक्षा। चौथा, अंतरिक्ष का सैन्यकरण। पांचवा, साइबर स्पेस से खतरा। छठा, दुर्लभ संसाधनों जैसे ऊर्जा और सामाजिक खनिज हेतु प्रतिस्पर्धा का गहराना। पड़ोसी देशों से चुनौतियां। भारत एक बृहद भौगोलिक राज्य है जो कई देशों के साथ भू और समुद्री सीमा साझा करता है। ये पड़ोसी देश भारत के साथ निरंतरता मैत्री संबंध बरकरार नहीं रखते। नीति और उपयोगिता इन देशों के साथ साथ व्यवहार की प्रकृति को निर्देशित करती है। भारत की विदेशी नीति की दुखती रग सदा से इसका अपने पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध रही है, जिसकी सीमा इसके दो बड़े पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ खराब संबंध से लेकर श्रीलंका के साथ खराब नहीं, परंतु जटिल संबंधों तथा मालदीव के साथ बढ़ते और बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल के साथ सूक्ष्म संबंध और भूटान के साथ नाजुक समीकरण तक है। 1947 में प्रादेशिक बंटवारों से, जिसमें भारत और पाकिस्तान का निर्धारण किया, दोनों देशों के बीच कई मुख्य मुद्दे पर असहमति के कारण तनावपूर्ण संबंध रहे, जैसे कश्मीर का नियंत्रण, आतंकवाद, सुभेद्य सीमा के माध्यम से घुसपैठ। चीन आक्रामक विस्तार की अपनी नीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाता है। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों से भारत ने समय समय पर अपने भूभाग में शरणार्थियों को आने और इसके कारण जातीय संघर्षों का सामना किया है, जो कि आमतौर पर इस देशों से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का कारण। उदाहरण के लिए, भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले क्रमशः चकमा और तमिल शरणार्थियों को शरण दी है। म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक क्षेत्र का एक अपना दायरा बनाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करता है। भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग का एक अनोखा संबंध साझा करते हैं, जिसके मुख्य विशेषताएं खुली सीमाएं, राजनयिक और सांस्कृतिक का लोगों का एक दूसरे से गहन संबंध है। लेकिन हाल ही में नेपाल ने अपने नक्शे को फिर से परिभाषित करके और लिपुलेख त्रिसीमा के पास सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती कर लिपू लेख और काला पानी के मुद्दे को उठाए। भारत सरकार ने इस संबंध में चल रहे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और नेपाल सरकार से सभी मुद्दों को एक विश्वसनीय आपसी संवाद के माध्यम से हल करने का आग्रह किया है। मध्य पूर्व की घटनाएं। भारत और मध्य पूर्व के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आदान प्रदान फला फूला है। यह संबंध आधुनिक युग में भी जारी रहा। भारत ने मिस्र के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है, विशेष रूप से जब से दोनों देश शीत युद्ध के दौरान असंयुक्त आंदोलन के संस्थापक बने। भारत ने इराक, ईरान, सीरिया और खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध तब से बरकरार है जब क्षेत्र में मसालों के व्यापार में अरब का दबदबा था। वर्तमान में मध्य पूर्व के सुरक्षा और राजनीतिक हालात
काफ़ी अस्थिर है। इसे एक चेतावनी के तौर पर लेकर 5 लघु से मध्यम अवधि की चुनौतियां की कल्पना की जा सकती है। पहला, 5 साल बाद भी अरब स्प्रिंग और परिवर्तन के लिए तरस रहे अरब को नहीं छोड़ा जा सकता। एक सर्वसमावेश रूपरेखा की कमी के बावजूद अलग अलग अरब देशों को एक ऐसा प्रारूप विकसित करना होगा जो अपनी सामाजिक और जनसंख्यिक विशिष्टता को दर्शाता है। कोई देश अन्य दूसरे के लिए उपयुक्त मॉडल को प्रभावित या निर्धारित नहीं कर सकता है। तीसरा, क्षेत्र में घटता अमेरिकी प्रभाव जारी रहेगा क्योंकि कोई अन्य देश या देशों का समूह वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। कुछ बाहरी शक्तियां प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगी, परंतु संपूर्ण क्षेत्र पर इनका दबदबा नहीं होगा। तीसरा, ISIS धार्मिक चरमपंथ और सांप्रदायिक तनाव बने रहने वाले और राजनीतिक हिंसा राज्य की स्थिरता, प्रादेशिक व्यवहार्यता और कुछ मामलों में जीवन क्षमता तक को भी कमजोर बनाए रखना जारी रखते हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्षों महत्वपूर्ण है, परंतु तत्काल समाधान की संभावना नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों में विवेक, दूरदृष्टि और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र भी मुख्य समस्या नहीं है। अरब और गैर अरब देशों में फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीयता विहीनता और आंतरिक चिंतिता होने के लिए कई गंभीर समस्याएं हैं। पाँचवा, तेल की कीमतों में कमी जारी रह सकती है और यह छोटी और बड़ी दोनों ऊर्जा कंपनियों को प्रभावित करेगा। ईरान प्रतिबंधोत्तर के परिवेश तथा कीमतों पर और अधिक दबाव डालेगा। कम तेल की कीमत भी सौर ऊर्जा जैसे गैर हाइड्रोजन ऊर्जा विकल्प के लिए खोज को प्रभावित करती है। समुद्री सुरक्षा चुनौती। भारत एक समुद्री सीमाओं वाला देश है, न केवल ऐतिहासिक परंपरा के कारण परंतु अपने भू भौतिक समकृति के कारण भी, और भू राजनीतिक परिस्थितियाँ इसे एक द्वीपीय राष्ट्र के रूप में समुद्र पर निर्भर बनाती हैं। 13 समुद्री सीमाओं वाले राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों के साथ साथ भारत में संग्रहता अधिकांश यूरोपीय देशों की जनसंख्या से अधिक समुद्री लोग हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा निम्न तीव्रता वाले संघर्षों और समुद्री डकैती से लेकर प्रमुख शक्ति सामरिक प्रतिस्पर्धा तक के संपूर्ण सीमा का आवरण करती है। इससे भौगोलिक विशिष्टता और वैश्विक समुद्री केंद्र बिंदु का संयुक्त अटलांटिक प्रशांत से भारत प्रशांत सातवीं खिसकाने और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में हिंद महासागर क्षेत्र में महत्व, शीत युद्धोत्तर युद्ध और सबसे नवीनतम 9/11 युद्ध में भारी वृद्धि हुई है। वस्तुओं, विचारों, लोगों के संसाधनों में बढ़ते क्षेत्रीय और क्षेत्रीय व्यापार के कारण पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि ने नवीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया। इनमें समुद्री डकैती, आतंकवाद और मानव दुर्व्यवहार सहित गैर राज्यकर्ताओं से बढ़ता खतरा, पर्यावरणीय न्यूनीकरण का प्रभाव, संसाधनों का अपक्षय, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर राज्य और असफल होती संस्थाएं, इन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना इस क्षेत्र की सीमा वाले सभी राष्ट्रों से होता है। ऊर्जा की कमी वाले राष्ट्रों जैसे चीन, भारत, अन्य विकासशील देशों के पास पूरे विश्व से, विशेषकर पश्चिम एशिया से ऊर्जा संसाधनों का भारी मात्रा में आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए तथा ऊर्जा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए समुद्रों पर निर्भर प्रगतिशील रूप से विकसित हो रही है। यह एक जहाज़ों और उत्पादों पर भी खतरा पैदा करता है जो समुद्री डाकुओं, गैर राज्यकर्ताओं द्वारा निशाना बनाया जा रहे हैं। अंतरिक्ष का सैन्यकरण। शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष युद्ध का अन्य रंगमंच बने बिना भूमि पर लड़ाई का आवश्यक सहाय बना। अंतरिक्ष का सैन्यकरण तेज हुआ, परंतु अंतरिक्ष के सहस्त्रीकरण से बचा गया क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष सहस्त्रीकरण से बच गया। इसका अर्थ यह नहीं कि असीमित युद्ध के
नए युद्ध में भी इससे बचाया जाएगा। हम कुछ खतरों के विरुद्ध उपग्रहों की सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं, परंतु उपग्रह उन आर्थिक हथियारों का आसान लक्ष्य बने रहेंगे जो टकराने पर नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बहुत गहरी नागरिक जड़ें हैं। यह भारत के इसके विकासशील में सहायता करने के साधन और तौर पर प्रारंभ और इसका मुख्य केंद्र इसके नागरिकों के दौरान जीवन में सुधार लाने पर है। हाल ही में भारत में अपने अंतरिक्ष प्रयासों की शैली में आकस्मिक परिवर्तन किया गया है। देश ने एक अधिक सैन्यीकरण दृष्टिकोण अपनाया है, जैसा कि भारत ने एक स्वदेशी परीक्षापात्र रक्षा कार्यक्रम बनाने में के बृहद प्रयासों द्वारा उदाहरण दिए गए हैं। भारत के अंतरिक्ष प्रयास अंतरिक्ष की दीर्घकालीन निरंतरता के अत्यंत प्रभावित कर सकते हैं और यह अधिक ध्यान देने योग्य है। भारत ने मार्च 2019 में शक्ति प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसके बाद वह अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास अंतरिक्ष की निचली कक्षा में घूम रहे किसी उपग्रह को मार गिराने की क्षमता है। साइबर अपराध, इस विषय पर अध्याय 9 में विस्तृत और व्यापक रूप से चर्चा की गई है। दुर्लभ संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा का गहराना। वर्ष 2003 में यूरोपीय संघ की यूरोपीय सुरक्षा समिति ने प्राकृतिक संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा की एक वैश्विक चुनौती के रूप में चिन्हित किया। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा गठित खतरों, चुनौतियों और परिवर्तनों संबंधी उच्च स्तरीय पैनल की 2004 के रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की कमी अशांति और नागरिक हिंसा का कारण बन सकती है। वर्ष 2009 में पर्यावरण संघर्ष और शांति निर्माण संबंधी विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने यह ध्यान दिया कि आगामी दशकों में वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही संसाधनों की मांग भी बढ़ना जारी रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों हेतु संघर्ष की भारी संभावना है। 21वीं सदी में संसाधनों की कमी को सबसे बड़े सुरक्षा खतरों में से एक माना जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत संसाधन स्रोत और सुरक्षा के बीच जुड़ाव, बाह्य आविर्भाव पाकिस्तान और चीन के साथ करारों में से साझा जा सकते हैं। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने बंगाल की खाड़ी और इसमें प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों को भविष्य के चीनो भारत संघर्ष का स्रोत माना है। चीन ने बर्मा के साथ एक बड़ा प्राकृतिक गैस समझौता किया है, जल्द ही श्रीलंका के साथ भी करेगा। इस तरह भारत और चीन के बीच सीमा तनाव में एक प्रमुख कारण पानी है। यह तनाव के सबसे प्रमुख जल क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। अतः अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व भूमि विवाद से आगे जाता है। अंततः भारत ब्रह्मपुत्र सहित जो भी जल भारत में बहती है, तिब्बत के पठार पर निकलने वाली नदियों पर चीन द्वारा बांध निर्माण के अत्यधिक सतर्क है।